सितंबर महीने की शुरुआत के साथ ही मणिपुर में फिर से हिंसा की खबरें सामने आने लगी है, जिसके विरोध में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन ये भी अब हिंसक होता जा रहा है। राजभवन की ओर मार्च कर रहे छात्रों और सुरक्षा बलों में झड़प हो गई है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने पथराव पर उन पर किया गया है। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, ये मणिपुर के विजुअल्स हैं। ये मणिपुर की जनता, मणिपुर के सुरक्षा बल, मणिपुर में पथराव, जिसके बाद छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए, 16 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक मणिपुर के हालात जस के तस बने हुए हैं। आखिर कौन है जो इस आगजनी के पीछे है, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता नजर आता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की तस्वीरें सिर्फ आज ही सामने आई है। 9 सितंबर को भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। उस तस्वीर को देखिए, छात्रों ने किस तरह राजभवन पर ये पोस्टर्स लेकर, प्लेकार्ड्स लेकर, भारत का जिक्र, मणिपुर का जिक्र लेकर राजभवन पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कल भी आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया था। रबर बुलेट्स भी दागी थी। 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। ये जो तस्वीर है, ये तमाम स्टूडेंट्स की है, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की है। लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इस पूरी नारेबाजी के दौरान 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये मई 2023 का पूरा मामला है, जो अब तक लगातार चलता आ रहा है। अब भी मणिपुर में हिंसा हो रही है, जो कई सारे सवाल हमें पूछने को मजबूर कर रही है। हिंसा उसके बाद और ज्यादा बढ़ती गई। ये दोनों घटनाओं में से एक बार फिर से मणिपुर अशांत हो गया है, जिसके बाद 5 दिन के लिए 15 तारीख तक प्रदेश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। इम्फाल समेत 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये हालात इस वक्त मणिपुर के हैं। 9 सितंबर की रात मैतेई समुदाय की महिलाओं ने भी ड्रोन हमलों के विरोध में मशाल जुलूस निकाला था, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महिलाओं का हुजूम उमड़ा था। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया था। लगातार मांग की जा रही है। ये जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन छात्रों की क्या मांग है, इसको सुनिए और इसको समझिएगा कि छात्रों की मांग है सीआरपीएफ के पूर्व डीजी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में बनी यूनाइटेड कमांड राज्य सरकार को सौंप दी जाए। अब आपको बता रहे हैं, इन ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा कि आखिर इनकी क्या क्या मांगे हैं। वो मांग आपको दिखा रहे हैं, यूनाइटेड कमांड राज्य सरकार को सौंपी जाए, क्योंकि अब तक उसमें सेंटर भी इन्वॉल्व है। इन छात्रों का कहना है कि वो सब कुछ राज्य के अधीन होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल और स्टेट फोर्स की कमान केंद्र के बजाय मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास जाए। साथ ही डीजीपी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटा दिया जाए। ये जो प्रदर्शनकारी हैं मैतेई समुदाय के, जो 1 और 3 सितंबर को मैतेई के इलाके में ड्रोन हमले हुए थे, उसके विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल ये पूरा मामला एक बार फिर से इस सितंबर से शुरू हुआ है। सरकार से इनकी मांग है वो ये है कि प्रदेश में 60 में से 40 मैतेई विधायकों को भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, या फिर इस्तीफे देने की मांग की जा रही है। लेकिन प्रदर्शन रोकने की छात्रों की मांग लगातार हिंसक होती जा रही है। ये महिलाओं का मार्शल है। महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर देर रात की ये तस्वीरें हैं। लगातार जो हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, उसके विरोध में महिलाएं उतरकर प्रदर्शन कर रही थी। मैतेई समुदाय के छात्र मणिपुर में अचानक बड़ी हिंसा घटनाओं को लेकर 8 सितंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक घटनाएं 1 तारीख को हुई थी। इसी सितंबर की 1 तारीख को उसकी शुरुआत हुई थी। उसके विरोध में प्रदर्शन 8 सितंबर से किया जा रहा है। किशमपट के टिडिम रोड पर 3 किलोमीटर तक मार्च के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन और सीएम हाउस पहुंचते हैं, जहां पर राज्यपाल और सीएम को ज्ञापन सौंपा जाता है। सुरक्षा बलों ने छात्रों की यह मांग पूरी कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी छात्र डटे रहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है, वो प्रदर्शन इसी तरह जारी रखे रहेंगे। इस दौरान राजभवन पर भी पथराव हुआ। उन पथराव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। सुरक्षा बलों के साथ झड़प की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। उस भीड़ को हटाने के लिए, उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा है। मणिपुर में जो हालात होते जा रहे हैं, उसकी गंभीरता का अंदाजा आप इससे लगाइए कि वहां पर हिंसा में शामिल दोनों समुदाय के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। और ये सिर्फ एक समुदाय के पास नहीं, ये दोनों समुदाय के पास हथियार हैं, जिसके बाद सेना को मजबूरन
एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़े हैं। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं एंटी ड्रोन की। ये देखिए, ये जो सेना की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है। कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो एक एक करके आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो इसलिए सेना को तैनात करना पड़ा क्योंकि सितंबर की पहली तारीख को 1 सितंबर को मणिपुर में पहली बार ड्रोन से हमला किया गया। ये हमला इम्फाल वेस्ट जिले के कोतरुक और कड़ाक बांध घाटी में निचले इलाकों में हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत और 9 लोग घायल हो गए थे। साथ ही आपको ये बता दें कि मणिपुर फिर जलने लगा है। 1 सितंबर को जो था वो पहला हमला हुआ था। ड्रोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस ड्रोन के काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन का सिस्टम सुरक्षा बलों की तरफ से अपनाया गया है। पहला जो हमला हुआ था वो 1 तारीख को हुआ था। दूसरा हमला ड्रोन अटैक 3 सितंबर को इम्फाल जिले में होता है। इम्फाल जिला वो एरिया है मणिपुर का जहां पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा 10% लैंड उनको मिला है मणिपुर में। उनकी आबादी 50% के आसपास है और सबसे ज्यादा वो इम्फाल में ही घिरे हुए हैं क्योंकि बाकी हिली एरिया में दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें से एक महिला समेत इस दौरान 3 सितंबर को जो कुछ हुआ, जो दूसरा ड्रोन हमला हुआ था, उसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पहाड़ी की चोटियों से लगातार गोलीबारी की जा रही थी। इम्फाल पूरा एरिया हिल से सराउंडेड है। 90% जो लैंड है वो कुकी समाज को वहां पर दिया गया है। 6 सितंबर की बात करते हैं। 6 सितंबर को पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हमला हुआ है। ये कितना घातक रहा होगा आप सोचिए। मणिपुर की मुख्यमंत्री की गद्दी जो शख्स संभाला था, उनके घर पर रॉकेट से हमला हुआ है। एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है, 5 लोग घायल हो जाते हैं और इस रॉकेट बम से हुआ यह हमला कुकी उग्रवादियों ने किया था। अब आपको बताते हैं 7 सितंबर को एक एक करके कब किस दिन क्या हुआ वो आपके लिए समझना भी बेहद जरूरी है। 7 सितंबर को जिरीबाम में 2 हिंसक घटनाएं होती है। पहली हिंसक घटना में घर में घुसकर एक बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी जाती है, जबकि दूसरी घटना में कुकी और मैतेई लोगों के बीच गोलीबारी होती है। 4 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। ये तमाम घटनाएं लगातार सितंबर में होती जाती है। इन हिंसक घटनाओं के बाद सुरक्षा बल एक्शन में आते हैं। ड्रोन और रॉकेट बम का इस्तेमाल होता देख ड्रोन सिस्टम को तैनात किया जाता है। पहाड़ी और घाटी दोनों इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया जाता है। और आपको यह भी बता दें कि चुरा चांदपुर में उग्रवादियों के 3 बंकर भी नष्ट किए जाते हैं। विष्णुपुर में भारी मात्रा में हथियार बारूद बरामद किया जाता है क्योंकि लगातार सुरक्षा बल अपना सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस कर्मियों के लिए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। सीनियर पुलिस अफसर ग्राउंड पर उतारे जा रहे हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई पेट्रोलिंग की जा रही है। जो भी संवेदनशील इलाके हैं, जो भी पॉइंट किए जा रहे हैं, वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तुरंत तैनाती की जा रही है। ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो मणिपुर में इस वक्त सुरक्षा कर्मी लेते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सितंबर की 1 तारीख से जो हालात मणिपुर में बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करते हैं। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो नागा, कुकी और मैतेई इन तीनों के बीच की है। इनके बीच तनाव राजवंश शासन काल के समय से ही शुरू हो गया था। 1950 का जिक्र किया जा रहा है। इस दशक में स्वतंत्रता के लिए चले नागा आंदोलन में मैतेई और कुकी जोमी समुदाय में विद्रोह ने जन्म लिया था। इस कुकी और जोमी समूहों ने 1990 के दशक में कुकी लैंड की मांग की थी और अपना सैनिकरण किया था, जिसमें उन्हें मैतेई से अलग कर दिया गया था। अब जो हिंसा हो रही है वो पहाड़ी क्षेत्रों में नागा, कुकी का मैदानी इलाके में रह रहे मैतेई समुदाय से हो रही है। 2023 में हिंसा कैसे शुरू हुई, अब आपको उसके बारे में बताते हैं क्योंकि वो समझना मणिपुर का बैकग्राउंड क्या कहता है, मई 2023 में क्यों हिंसा हुई है, ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। क्या कुछ हुआ मई 2023 से, कैसे ये तमाम विवाद की शुरुआत होती है, ये समझिए। मैतेई समुदाय लंबे समय से एसटी दर्जे की मांग कर रहा था और ये एसटी दर्जे की मांग अभी नहीं 2012 से की जा रही थी और इसी को लेकर ये पूरा मामला शुरू होता है। मैतेई समुदाय को लेकर मांग, फिर मणिपुर हाईकोर्ट ने अप्रैल 2023 में इस मांग को मानने का आदेश दे दिया था। सरकार को बोला था कि ठीक है, आप मैतेई समुदाय के लोगों को एसटी में ले आइए क्योंकि वो लगातार ये कह रहे थे कि उनको अपनी ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना है।
सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के निर्देश दे दिए गए थे। यहां तक मणिपुर हाईकोर्ट का काम था, सरकार को आदेश दे दिए गए थे। इसके बाद क्या होता है आप ये देखिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में विवाद होता है और वो विवाद इतना गहराता जाता है कि वो हिंसक हो जाता है। कई घटनाएं सामने आती है, वो इतना हिंसक हो जाता है कि आज की तारीख में भी 16 महीने बीत चुके हैं लेकिन हालात अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। बिगड़े हालात को देखते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने इसी साल फरवरी 2024 में अपने आदेश के उस अंश को हटा दिया था जिसमें मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी। बावजूद इसके हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, वो लगातार हिंसा हो रही है। क्या हिंसा सितंबर में हुई है, कैसे महिलाएं भी इसके विरोध में शामिल हुई हैं, उसकी तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा और विवाद की एक और वजह है वहां के कानून की। अब उस कानून को समझिएगा। घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न रह सकते हैं और न जमीन खरीद सकते हैं, जबकि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो कुकी समाज के लोग हैं और नागा समाज के लोग हैं, वो घाटी में बस सकते हैं, वहां पर जमीन भी खरीद सकते हैं। इसी बात को लेकर मैतेई समुदाय को आपत्ति है। नागा कुकी का विरोध इस बात को लेकर है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो उन्हें आरक्षण में भी सीटें मिलने लगेगी, उसके फायदे मिलने लगेंगे, जिसके बाद वो सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों की सीटें हासिल कर लेंगे और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा नॉन ट्राइबल्स को भुगतना पड़ेगा। इसी बीच आपको बता दें कि मणिपुर की डेमोग्राफी क्या कहती है, ये समझने की बेहद जरूरत है आपको। मणिपुर की आबादी जो है वो करीब 38 लाख है और इसी 38 लाख से आपको ये समझ जाएंगे आप कि बाकी समुदाय में कौन कौन कैसे कैसे डिवाइडेड है। मैतेई, नागा और कुकी समुदाय, ये 3 प्रमुख समुदाय हैं वहां पे। मणिपुर की बात की जाए जहां की आबादी 38 लाख है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मैतेई समुदाय के ज्यादातर लोग जो हैं वो हिंदू माने जाते हैं, वो प्लेन्स में रहते हैं, वो इम्फाल में रहते हैं, जिसका 10% हिस्सा उनके पास है। नागा कुकी समुदाय के ज्यादातर लोग जो है वो ईसाई हैं, वो ईसाई धर्म को मानते हैं। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अगर आबादी की बात की जाए तो मैतेई समुदाय की 53% से ज्यादा आबादी है। 2011 के सेंसस की बात की जाए तो 44% थी, आज की तारीख में लगभग 53% की आबादी है। वहीं 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी में जो मैतेई है वो रहते हैं, क्योंकि वो रहते प्लेन्स में है, वो सिर्फ घाटी में रहते हैं, बाकी हिल्स में तो दूसरे समाज के लोग रहते हैं। और अब बात की जाए नागा कुकी की आबादी की तो इनकी आबादी जो है वो करीब 40% है। मैतेई की आपने देखा 53% है, नागा कुकी की आबादी 40% मानी जाती है। मणिपुर का 90% हिस्सा पहाड़ी है जहां पर नागा और कुकी रहते हैं, तो इनको 90% लैंड मणिपुर का ऑलरेडी है और ये 10% जो मैतेई का लैंड है उस पर भी जमीन खरीद सकते हैं। तो ये डेमोग्राफी है मणिपुर की जिसका बहुत बड़ा रोल है जो विवाद मणिपुर में हुआ है उसको लेकर। 1 सितंबर के बाद जो फिर से हिंसा शुरू हुई है उसमें मैतेई बहुल इलाकों में ड्रोन अटैक हो रहे हैं, जिसके बाद मैतेई बहुल कोतरुक मोइरांग में सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरे तरह से सन्नाटा है। इन हमलों में 20 गांव निशाने पर थे। इम्फाल में 20 किलोमीटर दूर कोतरुक गांव में कुछ परिवारों को छोड़ दें तो 500 लोग इस वक्त घर छोड़ चुके हैं। जो बचे हैं वो कई रात से सो नहीं पाए हैं क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं। हर वक्त ड्रोन हमले का खतरा मंडरा रहा है। विष्णुपुर जिले की बात की जाए जो कि मैतेई हिस्से में आने वाले मोइरांग में का है, वहां पर रॉकेट हमला होता है जहां पर 80% से ज्यादा गांव खाली है। मई 2023 से अब तक की अगर बात की जाए, क्योंकि 16 महीने का तो वक्त बीत चुका है, इन 16 महीनों में मणिपुर में पुलिस शस्त्रागारों और सुरक्षा चौकियों से 4000 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार और लाखों गोला बारूद लूटा गया है। हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जिसकी डिटेल अब आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है। मणिपुर में जो कुछ हुआ है, मणिपुर हिंसा में इंसानियत की कितनी मौत हुई है ये समझिएगा। अब तक इन 16 महीनों में
226 लोगों की मौत हो गई है। दोनों ही समुदाय को मिला दिया जाए तो 226 ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है। 1100 से ज्यादा लोग मणिपुर हिंसा में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो घरों से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उनके मन में अब खौफ की स्थिति बन गई है। जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवार वालों का भी क्या हाल हुआ होगा ये आप सोच सकते हैं। साथ ही आपको ये बताएं कि 65,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़ चुके हैं, आसपास के इलाकों में चले गए हैं, किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर है। और वो एक एक करके 65,000 का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है, जहां की आबादी ही सिर्फ 38 लाख हो। उसमें से 65,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़ चुके हैं, अपना व्यापार छोड़ चुके हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो सालों साल से वहां पर थे वो छोड़ चुके हैं और अब वो वहां से आगे बढ़ चुके हैं। और इसी को लेकर कई सारे सवाल लगातार खड़े होते हैं। मई 2023 में जब से हिंसा की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक 11,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं, 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हिंसा के बाद मणिपुर को इकोनॉमिक रूप से जो नुकसान हुआ है उससे मणिपुर कई साल पीछे जा चुका है। अब आपको उस आंकड़े दिखाते हैं, वो आंकड़े देखिए और समझिए कि एक राज्य में जब ऐसी उथल पुथल मचती है तो उसका आर्थिक नुकसान कितना बड़ा होता है, शायद आपने उसका अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। 800 करोड़ के रेवेन्यू का घाटा हुआ है। मणिपुर जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहता है, 7 सिस्टर्स में से इसका एक नाम आता है, जहां टूरिज्म का बहुत बड़ा काम होता है, वहां पर 800 करोड़ के रेवेन्यू का घाटा हुआ है। फार्मिंग सेक्टर की बात की जाए तो 226 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा फार्मिंग, बहुत बड़े स्केल पर मणिपुर में फार्मिंग भी की जाती है। इन सब प्रोटेस्ट के बीच में 226 करोड़ का नुकसान मणिपुर झेलता है। 13,264 इमारतों को नुकसान हुआ है। प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ है आप ये देखिए, कैसे मणिपुर की पूरी इकोनॉमी ही हिल गई है, क्या तबाही हुई है, कितनी जानें गई हैं, आर्थिक घाटा क्या हुआ है, रेवेन्यू कितना लॉस हुआ है, लैंड कितना लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी कितनी लॉस हुई है, उसके आंकड़े देखिए। 13,264 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब आपको दिखाते हैं टूरिज्म सेक्टर के क्या हालात हैं, टूरिज्म सेक्टर के क्या आंकड़े हैं। टूरिज्म सेक्टर में करीब वो खत्म हो गया है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, कोई जाना ही नहीं चाहता है इस वक्त मणिपुर। कभी ड्रोन से हमला हो जाता है, कभी आगजनी हो जाती है। क्या तस्वीरें मणिपुर से सामने आती हैं, वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल इस वक्त खड़े करती हुई नजर आती है। हब माना जाता था टूरिज्म का। आगे बढ़ते हैं, स्कूल जाने वाले 4,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। मई में जब ये सब कुछ हुआ था तब वो बच्चे स्कूल जाने छोड़ दिए थे। धीरे धीरे हालांकि लोग स्कूल जाने लगे थे, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि माँ बाप, उनको डर लगता है अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं मणिपुर के। मछली बेचने वाले, ऑटो चलाने वालों की कमाई आधी हो गई है, क्योंकि वहां पर आपको बता दें मछली बेचने का बहुत बड़ा कारोबार है मणिपुर में, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पर होता है। अलग अलग तरह की मछलियां वहां पर आती है, उनकी कमाई पूरी आधी हो गई है। ऑटो चलाने वालों की कमाई आधी हो गई है, क्योंकि टूरिज्म रहा नहीं, टूरिज्म नहीं रहा, उससे सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होता नजर आ रहा है। किराना दुकान चलाने वालों की कमाई में भी कमी हुई है। क्यों ग्रोसरी में कमी हुई है आप इसको भी समझिएगा, क्योंकि लोग जो है ग्रोसरी स्टोर करके रखने लगे, लोग घरों में रहने लगे। घरों से बाहर निकलने की जो तस्वीर सामने आती है वो लोगों को डरा देती है, और इसी वजह से बहुत बुरे हालात मणिपुर में मणिपुर की जनता को झेलने पड़े हैं, जो कई सारे स्टैट्स आपके सामने हम रख रहे हैं। मैतेई समुदाय के मुताबिक सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। क्या इतिहास है इसे ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद से वहीं पर वो बस गए, रोजगार के लिए जंगलों को काटना शुरू कर दिया, और उस वक्त अफीम की खेती भी करने लगे थे। आज भी करते हैं, क्या आंकड़े हैं वो भी आगे आपको दिखाएंगे। ये बात कई रिपोर्ट्स में सामने आई है कि कुकी समुदाय लंबे समय से पहाड़ों पर अफीम की खेती करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मणिपुर ड्रग्स कल्चर आ गया है, जिसे सरकार ने धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस समुदाय में अपना गुस्सा है। हिंसा की एक वजह कहीं ना कहीं अफीम को भी माना जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 26 जून 2024 को एक आंकड़ा पेश किया था। अब आप इस आंकड़ों को देखिए और समझिए कि अफीम का क्या स्ट्रक्चर है इस वक्त मणिपुर में। उस आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में
598 एकड़ में अवैध रूप से अफीम की खेती होती है। ये 2021 और 22 के आंकड़े हैं। कितने बड़े स्केल पर यहां पर अफीम की खेती होती थी, आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं 2022 और 23 में, जहां पर यह आंकड़ा जो है वो कम होता है एकड़ का, जब 16,890 एकड़ में अफीम की खेती होती है। ऑपरेशन चल रहा है लगातार वहां पर सरकार की तरफ से कि ड्रग्स को पूरी तरह से खत्म किया जाए। हिंसा वाले साल यानी कि 2023-24 की बात की जाए तो 11,288 एकड़ की जमीन पर अफीम की खेती होती है और अवैध रूप से इन तमाम जगहों पर जो जितनी एकड़ की जमीन आपको बता रहे हैं वहां पर अफीम की खेती होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। इंफाल को हटा दिया जाए तो इंफाल के आसपास पूरा 90% पहाड़ी इलाका है जहां पर अफीम की खेती होती है। मणिपुर में 3010 एकड़ अवैध अफीम की खेती नष्ट की गई है, यह राज्यपाल का कहना है। यूएन ने इसे सबसे बड़ा ड्रग तस्करी कॉरिडोर बताया था, जिस पर 2018 में सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अफीम की खेती करने वाले हथियार बंद ग्रुप्स में गुस्सा है, जिन पर हिंसा करने का लगातार आरोप लगता आया है। मणिपुर में नागा, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच इस संघर्ष के पीछे तमाम तरह के फैक्ट सामने आए हैं। फिलहाल ये खूनी रंजिश खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये हिंसा मणिपुर में भूमि अधिकार, कल्चरल डोमिनेंस और ड्रग तस्करी की वजह से है। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि मणिपुर में अफीम इतने बड़े एकड़ में उगाया जाता है, कल्टीवेशन होता है। हालांकि सरकार के अपने आंकड़े सामने आए हैं। सरकार का साफ तौर से कहना है कि 2018 से इस पर काम किया जा रहा है और काफी हद तक अफीम को नष्ट किया जा चुका है। मणिपुर में हो रही हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मणिपुर की आम जनता को हुआ है। कारोबार ठप हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। सालों साल की मेहनत बनाकर जो लोग अपना वहां घर बनाते हैं वो उनको छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि हिंसा इतनी है। इस हिंसा में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की मौत हो रही है और ये बात मणिपुर के लोगों को समझनी चाहिए और उन्हें अपने भविष्य के लिए हिंसा रोकनी होगी। उन्हें यह समझना होगा कि हिंसा में उनका भला नहीं होने वाला है और मणिपुर का भी भला इस सब में नहीं होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें, मेरे साथ आज इंडिया बोल रहा है में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।